सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन जो होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल एक बेसिकली एक साइकिल है ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस जो सेल अंडरगो करते हैं ड्यूरिंग इट्स डिवीजन, ठीक है। और सेल ग्रोथ क्या होता है? सेल ग्रोथ इज़ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें देखेंगे सेल साइकिल में। एक हम सेल ग्रोथ देखेंगे, एक होता है यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन, और एक होता है यहाँ पे सेल डिवीजन। तो ये तीन प्रोसेसेस से मिलके पूरी की पूरी सेल साइकिल बनी होती है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो सेल ग्रोथ क्या होता है? सबसे पहले सेल ग्रोथ के बारे में देखते हैं। सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म का इंक्रीज। साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज होता है किसी भी सेल के अंदर, जब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, जब साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड सेल ग्रोथ। और ये जो प्रोसेस है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होता है? ये होता है सेल ग्रोथ। देखो, मान लो मेरे पास ये सेल था, और पहले ये सेल कुछ मेरे पास ऐसा था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज हो गया, जबकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो कम हुआ है, बट नहीं, वो इंक्रीज हुआ है, हम मान लेते हैं। तो क्या होगा कि एक न्यूक्लियस जो होगा वो पहले थोड़े से साइटोप्लाज्म को तो संभाल पा रहा था, बट अब जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया यानी कि सेल की ग्रोथ हो गई है, तो एक न्यूक्लियस काफ़ी नहीं है उस सारे साइटोप्लाज्म को संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। इसलिए यहाँ पे हो जाता है कैरियोकाइनेसिस, विच इज़ न्यूक्लियर डिवीजन, यानी न्यूक्लियस दो टुकड़ों में बट जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा हुआ? ये वाला स्टेप। और हमारा सेल ग्रोथ कौन से स्टेप में हुआ? तो ये वाला जो स्टेप था ये, ठीक है। अब जब ऐसा होता है, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया यानी कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस यानी कि डिवीजन, तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो गया, तो सेल जो है वो दो टुकड़ों में बट जाता है, दो नए सेल बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म यहाँ चला जाता है और ऑर्गेनेलीज भी, और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज यहाँ पर आ जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? सेल डिवीजन बोलते हैं, जब दो सेल्स के अंदर ये बट गया। तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में तीन प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहले सेल की ग्रोथ होती है यानी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, विच इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद आता है डीएनए का रेप्लिकेशन और न्यूक्लियर डिवीजन और सिंपली कैरियोकाइनेसिस। एंड फिर आता है सेल डिवीजन, जिसमें सेल दो नए डॉटर सेल्स में, दो नई प्रोजेनीज में टूट जाता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की ये है कि सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेल का ग्रोथ होना यानी कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होना, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होना, एक सेकेंड। तो एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो सेल का ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेसेस हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे सेल्स की, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर सेल की ग्रोथ होगी यानी रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, यानी सेल रिप्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है। अब ये जो तीन हमने प्रोसेसेस देखे, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, ताकि सही डिवीजन हो और सही प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो। अब यहाँ पे जो मैं लिखने जा रही हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। क्या कि
दो तरीके के प्रोटीन के नाम बताऊंगी जो इसको एक कोऑर्डिनेटेड वे में लाते हैं इन तीनों प्रोसेसेस को। तो सबसे पहला आता है आपके पास में साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन, और दूसरा आता है आपके पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जिसको हम CDK भी बोलते हैं। तो दो तरीके के प्रोटीन हैं जो इसको एक कोऑर्डिनेटेड वे में लाते हैं। ये दोनों नाम NCERT में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा है फॉर नीट। और ये हमारे पास हैं दो प्रोटीन्स, एक है साइक्लिन प्रोटीन और एक है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। ठीक है, अब हमें देखना है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल यानी हर सेल में कितनी क्या क्या ड्यूरेशन रहती है सेल साइकिल की। सबसे पहले देखोगे अगर आप ई कोलाई में अगर आप देखोगे तो ई कोलाई में सेल का जो साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे यीस्ट में, तो यीस्ट को 90 मिनट लगते हैं, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स लगते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर लगता है ईस्ट को। तीसरा आता है हमारे ह्यूमन के सेल्स अगर कल्चर में हो, तो ह्यूमन सेल्स को हमारे अगर वो कल्चर में हो तो उनको 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, यानी एक दिन लगता है एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में। उसके बाद स्टमक को 3 से 4 दिन लगते हैं। स्टमक जो होती है हमारा अब सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी पेट की लाइनिंग को डिग्रेड कर देती है, ख़राब कर देती है। इसलिए हर 3 से 4 दिन में उस लाइनिंग के जो सेल्स हैं वो रिन्यू होते रहते हैं हर 3 to 4 डेज में। और उसके बाद हमारे जो हार्ट के सेल्स और न्यूरॉन्स हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते हैं, कभी भी वो डिवाइड नहीं करते। एक बार वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखें अगर, तो सेल साइकिल हमारी दो फेजेस में होती है। एक होती है इंटरफेस, एक होता है माइटोटिक फेज। एक होता है इंटरफेस और एक होता है हमारे पास माइटोटिक फेज। इंटरफेस को आई फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज को एम फेज भी बोलते हैं। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या फिर प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, और माइटोटिक फेज को हम एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज या फिर डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। यहाँ पर साथ में हमारे पास एक एक्स्ट्रा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं जी नॉट और क्वाजीसेंट स्टेज। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल से भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे 5%, अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल हमारा माइटोटिक फेज या फिर डिवाइडिंग फेज में जाता है। यहाँ पे मान सकते हैं अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें जो कल्चर में है, तो यहाँ पे हमारे उसमें 23 घंटे लगते हैं, और यहाँ पे हमारे पास उसका 1 घंटा लगता है। यहाँ पे उसके 23 घंटे हमारे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फेज में जो हमारा इंटरफेज है उसमें सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल साइकिल, और दूसरा वाला जो माइटोटिक फेज है इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब ये वाला जो इंटरफेज है ये दो सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस के बीच के अंदर होता है, यानी कि दो माइटोटिक फेज हुए उनके बीच में हमारा एक इंटरफेज होता है। और जो माइटोटिक फेज है इट इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेजेस। ठीक है, अब माइटोटिक फेज हमारा मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ ऑल सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, बराबरी से हर चीज़ का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और रिकम्पार्टमेंटलाइजेशन भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, ये दो सक्सेसिव माइटोटिक फेज के बीच में होते हैं, ये दो सक्सेसिव
इंटरफेजेस के बीच में होता है। इसके अंदर हमारी 3 फेजेस आती हैं, एक होता है G1 या फिर गैप 1 फेज़, एक होता है सिंथेसिस फेज़ और एक होता है हमारे पास गैप 2 फेजेस, ठीक है। गैप 1 फेज़, सिंथेसिस फेज़ जो होता है वो हमारा G1 और G2 फेजेस के बीच में होता है, और G2 वाला जो है इसको हम गैप 2 फेज़ भी बोलते हैं। अब माइटोटिक फेज़ जो है हमारा वो स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस और एंड होता है साइटोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस में आता है हमारे पास प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। तो ये हमारा पूरा हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखा। अब हर एक फेज़ को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था एक यहाँ पे फेज़ होता है जी नॉट फेज़, जिसको क्वाज़िसेंट स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज़ के बारे में या फिर गैप 1 फेज़ के बारे में। गैप 1 फेज़ में क्या होता है हमारे पास,